हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक। आज यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर 5 बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 का जो आपका चैप्टर है जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं यहाँ पर इस वीडियो में। देखिए, जेनेटिक्स जो है आपका क्लास 12 में यहाँ पर 2 चैप्टर है। जेनेटिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 5 इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेयर एज चैप्टर 6 जो है ये कहता है इट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 6 में हम लोग पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो डीएनए के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर चैप्टर 5 में हम बात करेंगे कि जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होता है, कुछ लॉज के बारे में हम बात करेंगे जो आपको पता होगा मेंडल के द्वारा दिया गया है, मेंडलियन लॉ। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ जेनेटिक और डिजीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर 2 चीज़ें हाईलाइट करता है, एक है इनहेरिटेंस एंड जो दूसरा चीज़ है हमको पढ़ना है वो है वेरिएशन। ये 2 टॉपिक हमको इस चैप्टर में पर्टिकुलरली पढ़ने हैं। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। हमको पता है कि जो कैरेक्टर्स है ऑल दो हम पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, लेकिन पेरेंट के जैसा 100% सिमिलर कैरेक्टर हमें ट्रांसफ़र नहीं होता है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं। सो जानेंगे यहाँ पर किस तरह से ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एंड डिफरेंसेस जो आते हैं क्यों आते हैं। सो ओवरऑल हमारा चैप्टर जो है इन 2 टॉपिक के ऊपर ही बेस करके रहेगा। सो हम लोग बेसिक्स कुछ बात करेंगे यहाँ पर एंड आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे कि बताया है ये जेनेटिक्स का पार्ट है। जानते हैं जेनेटिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स आपका बायोलॉजिकल ब्रांच का बायोलॉजिकल साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पर आप पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो हेरिडिटी को लेके बात करते हो। यहाँ पर 2 वर्ड मैंने आपको बताया है, एक है हेरिडिटी, दूसरा है इनहेरिटेंस। दोनों के बीच में अक्सर इनको ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है, हालांकि बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इनटू द ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अभी आप कॉमनली बोलते हो कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो वो कहता है कि ये मेरा हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो डायबिटीज़ का कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर कर रहा है या कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हेरिडिटी। यहाँ पर कोई भी फिजिकल कैरेक्टर जब हम लोग एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से। इनहेरिटेंस क्या है? जो भी फिजिकल कैरेक्टर हम लोग एक्वायर कर रहे हैं वो उसके पीछे का जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, प्रोसेस में अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो यहाँ पर कौन कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है? जीन। आपने क्लास 9-10 से पढ़ा होगा, जीन्स आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जीन जो है दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। सो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ये कैरेक्टर ट्रांसफर होने में, इनको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, हेरिडिटी, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसफर इज इनहेरिटेंस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जीन्स क्या है? जीन्स आर द फंक्शनल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो बच्चों में कैरेक्टर आता है पेरेंट से, उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन है। इसको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आगे के स्लाइड्स में। एक और स्टेटमेंट आपको यहां पर दिख रहा होगा, वन जीन में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर और मल्टीपल जीन में गिव राइज टू सिंगल कैरेक्टर। क्या कह रहे हैं कि एक जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, वन जीन वन कैरेक्टर। लेकिन कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर बहुत सारे जीन, मल्टीपल जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे। क्या कह रहे हैं कि यहां पर एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर मल्टीपल जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे और ऐसे में इसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन वन पर्टिकुलर कैरेक्टर इज रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। एग्जांपल आपका स्किन कलर जो है, इट शोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 2 कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे, होमोलोगस
एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। क्या कह रहे हैं, देखिए हर जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है जिनको हम एलील कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलील्स को समझ लीजिए, एलील्स क्या है। देखिए सपोज मान लीजिए एक कैरेक्टर है हाइट, मैं आपको एक कैरेक्टर बताता हूं हाइट। अब हाइट के लिए कोई भी एक जीन रेस्पॉन्सिबल होगा, चलिए ठीक है। अब हाइट आपका हो जाता है दो तरह का, एक हो जाता है टॉल, एक हो जाता है शॉर्ट। अब दो अलग अलग कैरेक्टर है, हालांकि दोनों हाइट में ही आते हैं, तो इनके लिए सेम जीन तो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही जीन, इसका दो ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन होता है, कभी वो टॉल कैरेक्टर को शो करता है, कभी वो शॉर्ट कैरेक्टर को शो करता है। सो मैं इसको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं। कैपिटल टी इट गिव्स यू टॉल कैरेक्टर, स्मॉल टी इट गिव्स यू शॉर्ट कैरेक्टर, जिसको हम जेनेटिक्स के लैंग्वेज में डॉर्फ कहेंगे, हम कहेंगे इसको डॉर्फ, आपका एनसीईआरटी इसको डॉर्फ कहता है। सो दिस इज योर एलील। एलील क्या है, किसी भी जीन का, हाइट के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसका दो ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है, एक है टॉल एक्सप्रेशन, एक है डॉर्फ एक्सप्रेशन। सो इन दोनों को हम कहेंगे दीज आर दी एलील्स। व्हाट आर एलील्स? Alleles are the alternative form of a gene responsible for contrasting character। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब बहुत ही सिंपल है, दो कैरेक्टर जो एक दूसरे से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट, दे आर कंट्रास्टिंग टू ईच अदर, जिनको आप डिफरेंशिएट कर सको। क्या कह रहे हैं अगेन आप देखो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म, जैसे हाइट के लिए जो जीन था उसका दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म मैंने बताया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दीज आर एलील्स। और एलील्स आपको कहां पे मिलेंगे? ऑन आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लोकस क्या है? लोकस का मतलब होता है लोकेशन, किसी भी पोजीशन में जहां पर जीन आपको मिल सकता है। सो यहां पर देख सकते हो ये दो क्रोमोसोम है, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। क्यों कहेंगे थोड़ी देर में मैं समझाता हूं। इन दोनों क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे आपको मिल रहे हैं एलील्स। एलील्स मिलता है आपको होमोलोगस क्रोमोसोम में। नाउ बात आता है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है होमोलोगस क्रोमोसोम के पीछे भी। देखिए आपको पता है आपके बॉडी में टोटल क्रोमोसोम है 23 पेयर्स। तो मैं ऐसे अगर लिखता हूं दिस इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर, इस तरह से आपके बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सो दिस वन पेयर दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, these one pair they are known as homologous। so इस तरह से there are 23 pairs of homologous chromosome। सिंपल सी बात है, जो दो क्रोमोसोम पेयर में रहेंगे उनको हम होमोलोगस का नाम दे देंगे। क्या कह रहे हैं? एलील है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस, लोकस मतलब लोकेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड एलील्स। एलील्स कौन है? एलील्स है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करते हैं। यहां पर टॉल एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट को मैं कहूंगा डॉर्फ। तो टॉल एंड डॉर्फ जो है दीज आर कंट्रास्टिंग, एक दूसरे से अलग है। सो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहां पे मिलेंगे? सेम लोकस पे। यहां पर आप देख सकते हो सेम लोकेशन पे मिल रहा है, आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। लोकस का मतलब है लोकस इज अ पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम वेयर अ पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यहां पर हमने बात किया है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, यहां पर हमने बात किया है लोकस क्या है, यहां पर हमने बात किया है एलील क्या है। अब देखिए मैं बहुत सारे वर्ड का यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जीन, मैं कह रहा हूं क्रोमोसोम, मैं कह रहा हूं डीएनए, मैं कह रहा हूं एलील। ये सारे चीजें हैं क्या? आप इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस में एक साथ बता देता हूं। एलील्स क्या है? एलील्स एक ही जीन का दो अलग अलग एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग होता है। दिस इज एलील, सिंपल सी बात है। जीन क्या है? जीन दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब है अगर आप मान लो एक डीएनए को लेते हो, इसका एक हिस्सा जो किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यहां पर देख सकते हो दिस इज वन डीएनए, इसका एक हिस्सा मैंने लिया है एंड से दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर से हाइट। सो दिस पार्ट, दिस फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। बहुत सारे जीन्स होंगे इस डीएनए में, सो बहुत सारे जीन्स मिलके आपको आपका दे देता है डीएनए। और ऐसे ही डीएनए क्या होगा? ये हाईली कॉइल होके आपके सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा जिसको आप कहोगे क्रोमोसोम। सो
अगर आप एक सेल को लेते हो, उसको तोड़ के न्यूक्लियस निकालते हो, तो न्यूक्लियस में आपको मिल जाएंगे क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 23 पेयर। एक पेयर को हम कहेंगे होमोलोगस। क्रोमोसोम को आप खोलो, अनकॉयल कर दो, आपको मिल जाएंगे डीएनए। डीएनए का जो फंक्शनल हिस्सा होता है उसको आप कह दोगे जीन। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यहां पर हमको और कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, बेसिकली ये वीडियो कंसेप्ट से रिलेटेड है। आपको अगर याद होगा, मैंने यहां पर 2 वर्ड डिफाइन किया था, हेरिडिटी। कोई भी जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। उसके पीछे जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, जो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस। देखिए, इसको मैं दोबारा एक बार आपके लिए बोल देता हूं। हेरिडिटी का मतलब मैंने बताया था कि डायबिटीज जो है वो पेरेंट्स से बच्चे में आ रहा है, या फिर आप कहते हो इसके पिताजी जो थे वो टॉल थे, इसीलिए बच्चा भी टॉल है। टॉल क्या है? टॉल एक कैरेक्टर है। टॉलनेस इज अ कैरेक्टर जो आप फिजिकली देख सकते हो। सो दोज कैरेक्टर्स विच आर फिजिकली ऑब्जर्वेबल, फिजिकल कैरेक्टर, इनको जेनेटिक्स के लैंग्वेज में हम कहेंगे फिनोटाइप। यहां पर एक वर्ड है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? दीज आर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो आउटर अपीयरेंस है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जीन। जीन के वजह से जो कैरेक्टर सामने निकल के आता है उसको हम कहेंगे फेनोटाइप। जैसे कि टॉलनेस हो गया फेनोटाइप, डॉर्फनेस हो गया फेनोटाइप, आपका बॉडी कलर जो है वो आपका फेनोटाइप है। अच्छा, फेनोटाइप क्यों आता है? जीन के लिए आता है। अभी आपके बॉडी में से मान लीजिए एलील जो है वो पेयर में रहते हैं हमेशा, ये बात आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इसको हम समझेंगे। ये 2 एलील है एंड ये आपको क्या देगा? ये आपको टॉल कैरेक्टर देगा, क्योंकि कैपिटल टी मैंने बताया था टॉल होता है, स्मॉल टी मैंने बताया था शॉर्ट होता है, मतलब डॉर्फ होता है। सो अगर आपके बॉडी में कैपिटल टी नाम का जो एलील है वो मौजूद है तो वो आपको टॉल कैरेक्टर देगा। नाउ टॉल इज योर फेनोटाइप। इसके पीछे जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, दिस इज द जीनोटाइप। सो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फेनोटाइप। एक फेनोटाइप के लिए जो पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको हम कहेंगे जीनोटाइप। सो आपको याद रखना है फेनोटाइप क्या है? जो फिजिकल कैरेक्टर है। जीनोटाइप क्या है? जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप के वजह से ही आपका फिजिकल कैरेक्टर सामने आता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मैंने आपको अभी भी एक चीज बताया है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल करता है? जीन करता है। हर जीन का 2 ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है जिसको हमने नाम दिया था एलील। एक बात मैं आपको बता देता हूं, एलील जो है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में वो पेयर में रहते हैं। जिस तरह से क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर पेयर में रहते हैं, सेम एलील्स भी पेयर में रहेंगे। सो अगर मैं टॉल कैरेक्टर कहता हूं तो टॉल के लिए कैपिटल टी है, ये रहेगा पेयर में। सो मैं ऐसे लिख देता हूं फॉर द टाइम बिंग। सो क्या कह रहे हैं? हमारा जो एलील्स है वो पेयर में रहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये शॉर्ट कैरेक्टर देगा, तो ये भी पेयर में हो गए एलील। एक और पॉसिबिलिटी है, व्हाट इफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये दोनों एक साथ रहे, इससे कौन सा कैरेक्टर आएगा? देखिए, कैपिटल टी जो है ये टॉल कैरेक्टर देता है, स्मॉल टी जो है ये शॉर्ट कैरेक्टर, डॉर्फ कैरेक्टर देता है। कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आया तो ये टॉल कैरेक्टर देगा। आपको मैं बता देता हूं क्यों होता है ऐसा, ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग मेंडल का जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे, वहां पर हम समझेंगे। सो ये देगा आपको टॉल कैरेक्टर। सो यहां पर क्या है, कुछ कंसेप्ट हम बात करते हैं, क्यों टॉल दे रहा है, बात की बातें समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, जब दोनों एलील सेम होंगे, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यहां पर दोनों एलील जो है वो सेम है, ऐसे में हम इसको कहेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल। होमोजाइगस क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें दोनों एलील सेम है। हेटेरोजाइगस क्या होगा? अगर दोनों एलील डिफरेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एलील डिफरेंट है तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? हेटेरोजाइगस। सो इंडिविजुअल्स हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन एलिलिक पेयर। यहां पर देखिए 2 एलील है, वो दोनों सेम है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी है, तो ये हो गए होमोजाइगस। होमो मतलब सेम। एंड देन हेटेरोजाइगस क्या होता है? जब अनआइडेंटिकल एलील रहेगा, जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, दोनों डिफरेंट है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहने से हमको टॉल कैरेक्टर मिलेगा। ऐसा क्यों है? हालांकि हम बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहां पर आप देखिए 2 कंसेप्ट को हम समझते हैं। सपोज मान लीजिए अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में। अच्छा, यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ इसी से मैं समझाता हूं। यहां पर देखिए
एक है कैपिटल बी एंड एक है स्मॉल बी। यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी को कह रहा है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, ये धमकी दे रहा है, और स्मॉल बी जो है वो चुपचाप रह रहा है। इसको आप ऐसे समझ लो, अगर घर में आप दो सिबलिंग्स हो, आपका जो बड़ा भाई है वो आपको धमकी देता है एंड आप चुपचाप बैठे रहते हो। मतलब क्या है, जब बड़ा भाई और जो आप छोटे भाई हो आप साथ में रहोगे तो किसका चलेगा, बड़ा भाई जो है उसी का चलेगा। इसी को कहते हैं डोमिनेंस। क्या कह रहे हैं देखिए, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो एलील मौजूद है तो इसमें से जो डोमिनेंट वाला एलील है वही खुद का कैरेक्टर शो करेगा, और जो रिसेसिव वाला है, रिसेसिव मतलब जो चुप हो जाता है, ये वाला यहाँ पर देख रहे हो जो चुप हो रहा है ये रिसेसिव है, जो खुद को शो नहीं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम कहेंगे रिसेसिव। तो इसीलिए जब मैंने कैपिटल डी स्मॉल डी साथ में लिखा था, मैंने टॉल कैरेक्टर लिखा था, क्योंकि स्मॉल डी का कैरेक्टर, शॉर्ट कैरेक्टर, डॉर्फ कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। सो व्हाट इज डोमिनेंट एलील? एलील दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, वो एलील जो खुद को हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस कर सके। नाउ दिस इज हेटेरोजाइगस कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पर कौन सा खुद को एक्सप्रेस कर रहा है? कैपिटल डी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इसका कैरेक्टर हो जाएगा टॉल। तो ऐसे में जो खुद का कैरेक्टर शो करेगा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट एलील। जो खुद का कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा उसको क्या कहेंगे? रिसेसिव एलील। यहाँ पर कौन सा रिसेसिव है? स्मॉल डी, क्योंकि डॉर्फ कैरेक्टर ये शो नहीं कर पा रहा है। दिस इज योर डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। अगेन मैं बोल देता हूँ, डोमिनेंट एलील वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को शो करे, और रिसेसिव एलील वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो ना कर पाए, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर 3 फ्लावर आपको दिख रहे होंगे। एक है जिसका एलील कैपिटल बी है। क्या ये होमोजाइगस है? यस, ये होमोजाइगस है। ये आपको पर्पल कलर दे रहा है, कैपिटल बी इट गिव्स यू पर्पल कलर। सो यहाँ पर दोनों कैपिटल बी है, डेफिनेटली आपका पर्पल कलर होगा। जब दोनों स्मॉल बी रहते हैं तो आपका व्हाइट कलर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैपिटल बी स्मॉल बी साथ में रहेगा तो ऐसे में किसका कैरेक्टर आएगा? स्मॉल बी का आएगा कि कैपिटल बी का आएगा? जिसका भी आएगा वो डोमिनेंट होगा। यहाँ पर देखिए कैपिटल बी का आ रहा है क्योंकि पर्पल कलर है, और पर्पल कलर कौन देता है? कैपिटल बी देता है। मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है वो डोमिनेंट हो गया। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? कैपिटल बी। सो ये स्मॉल बी को कह रहा है चुप रहे, क्योंकि जब दोनों साथ में होंगे स्मॉल बी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये जो जेनेटिक्स का जो लॉ है, जो हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ये बेसिकली डिस्कस किया था ग्रेगोर जोहान मेंडल, इन्होंने इसको डिस्कस किया था। वैसे तो साइंटिस्ट ये थे नहीं, बाय प्रोफेशन फार्मर थे, एंड बेसिकली ये अपना गार्डन में ही कुछ काम करते वक्त इन्होंने पी प्लांट के ऊपर बेसिकली मैं कहूँगा इन्होंने काम किया था। एंड तो ऐसे में इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है इसको इन्होंने पब्लिश किया था, एंड इन अ पेपर ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसी पेपर को इन्होंने 1865 में पब्लिश किया था, एंड जो बाद में जाके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना गया, एंड इसी के चलते इनको कहा गया एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखिएगा, ग्रेगोर जोहान मेंडल, इन्होंने काम किया था किस पे? गार्डन पी प्लांट में। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद होना पड़ेगा। साइंटिफिक नेम इज पाइजम सेटाइवम। सो दिस इज द साइंटिफिक नेम, एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। मीनिंग क्या है? देखिए हमने ऑलरेडी बात किया है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। जैसे टॉल एंड डॉर्फ जब मैं कहता हूं, अगेन अभी आपको समझ जाना चाहिए, डॉर्फ का मतलब होता है शॉर्ट। जब मैं कहता हूं टॉल एंड डॉर्फ, इसका मतलब क्या है? दीज आर 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 1 पेयर है, एंड दे आर कंट्रास्टिंग, मतलब एक दूसरे से अलग है, जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसे इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। याद रखने वाली बात है। कौन से कैरेक्टर मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूं। सबसे पहला सीड का जो शेप है ये कैरेक्टर था। कौन सा कैरेक्टर लिया? राउंड, एंड इसका जो ऑपोजिट कैरेक्टर था रिंकल, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था रिंकल। रिंकल मतलब ऐसे देख सकते हो, राउंड जो है वो स्मूथ सरफेस वाला है, रिंकल जो है वो उसका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा है। देन आपका सीड कलर इज द सेकंड कैरेक्टर। अब इसमें कौन से कंट्रास्टिंग है? येलो एंड ग्रीन। आप देख सकते हो दिस इज सेकंड पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक है येलो, दूसरा है ग्रीन, एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। सीड कोट का कलर क्या है? एक है ग्रीन कलर का सीड कोट, एक है व्हाइट कलर का सीड कोट। तो इसी तरह से इन्होंने टोटल कितने लिए थे?
आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड देन नीचे एक और है 7। सो टोटल इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसीडर किया था। ये आपको मिल जाएगा चार्ट एनसीईआरटी में, सो वहां से आप देख सकते हो इसको। सो ही कंसीडर्ड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज, वो कोई भी प्लांट सिलेक्ट कर सकते थे, पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। क्या है इनका पर्पस देखिए, क्योंकि यहां पर जो पी प्लांट है ये प्योर वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब इसमें जो एलील्स है, प्योर वैरायटी प्रोड्यूस करने का सिंपल सा मीनिंग है, यू विल फाइंड होमोजाइगस एलील प्रेजेंट इन दिस प्लांट। इजी टू कल्टीवेट, इजी होता है कल्टीवेट करना, इजी टू हैंडल। इनका जो लाइफ साइकिल है वो काफी छोटा होता है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट, ज्यादा से ज्यादा जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। आप सोचो अगर मेंडल जो थे वो इंसानों को लेके अगर अपना एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता, एक जनरेशन गया तब तक तो मेंडल जो थे उनका लाइफ ही खत्म हो जाता। तो आपको ऐसा एक स्पेसिमेन चाहिए जिसमें आप ज्यादा जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट कर सको, ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो ज्यादा ऑथेंटिक हो। ऐसे में जो पी प्लांट है इसका लाइफ साइकिल छोटा होने की वजह से आप बहुत सारे जनरेशंस को स्टडी कर सकते हो एक साथ। नाउ इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो मिल जाता है आपको, इजीली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपने ऑलरेडी यहां पर देखा है। दीज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस, वेरी मच डिस्टिंक्ट, जिनको आप आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, आपको मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स मिल जाएंगे, एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन भी मिल जाता है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जो नेचुरली नहीं होता है, वो आपको मैन्युअली करना पड़ता है। ऐसा क्यों जरूरी है हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे, बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल तो है ही, चलो ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर अलग है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें आप मैन्युअली कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, नेचुरली नहीं होता है इन जनरल। एंड मोर ओवर जो यहां पर हाइब्रिड बनते हैं, दे आर फर्टाइल, दे कैन रिप्रोड्यूस इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, आगे के जनरेशन में ये और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो these are the different reasons for which Mendel had selected pea plant. So these are the basic points जो आपको इस चैप्टर में समझने जरूरी है। आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंडल ने लॉ दिया था, बेसिकली इन्होंने 3 लॉस के बारे में बात किए थे। मेंडल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपको शायद स्कूलिंग के दौरान मिला होगा, लेकिन इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा अगला वाला। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।